हाय दोस्तों, डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं नैपसैक प्रॉब्लम का मेमोराइजेशन वर्जन। तो इसका आपने देखा होगा कि इसका एक हम लोगों ने रिकर्सिव वर्जन लास्ट क्लास में पढ़ा था और ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप रिकर्सिव वर्जन को देखने के बाद ही मेमोराइजेशन देखें, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है और आपको पता है नैपसैक प्रॉब्लम मैंने समझाया था कि नैपसैक प्रॉब्लम में कुछ सर्टन आइटम्स होते हैं और उनकी अपनी कुछ वैल्यूज़ होती हैं और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट को चूज करना होता है। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। अगर आप उसको देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो उसको पहले देख करके यहाँ पे आएँ, तब आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था रिकर्सिव मेथड से कि हमने कहा था कि नैपसैक में अगर हमारी कैपेसिटी 0 हो और नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0 हो तो रिटर्न 0। इसका मतलब कि या तो कैपेसिटी या तो हमारे झोले में जगह नहीं है या तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ही हमारे पास मतलब आइटम्स ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट 0 ही होगा। अदरवाइज़ हमने कहा था कि अगर कोई आइटम हमारी कैपेसिटी से बड़ा है तो हम उसको नहीं लेंगे मतलब n-1 कर दिया था हम लोगों ने। ये वाला पार्ट है n-1 कर दिया था और हमने कहा था कि एक बार लेने पे और एक बार छोड़ने पे, ये हमने इसको डिसाइड किया था कि एक बार लेने पे एक बार छोड़ने पे। तो इस प्रॉब्लम को जब आप ट्री के थ्रू इसको जब विजुलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रही है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करना। ये ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं पिछले कई प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। आपको पता है कि डीपी के लिए दो तरह से अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच होता है टेबुलेशन और दूसरा अप्रोच होता है मेमोराइजेशन। तो पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को करने वाले हैं मेमोराइजेशन अप्रोच से। तो मेमोराइजेशन अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल चेंजिंग वेरिएबल हैं। तो आपने देखा कि एक चेंजिंग वेरिएबल n है और एक चेंजिंग वेरिएबल c है, मतलब एक कैपेसिटी एक n है। तो हमें क्या करना होता है, एक एरे बनाना होता है। यहाँ पे चूँकि c और n चूँकि दो वेरिएबल्स में चेंज हो रहे हैं तो हमें एक डबल डायमेंशनल एरे बनाना पड़ता है और उसकी साइज़ क्या होगी, उसकी साइज़ होगी n+1 और c+1। इसका मतलब एक जो डबल डायमेंशन एरे बनेगा उसकी साइज़ क्या होगी, n+1 और c+1। इसका क्या मतलब है, अगर इसको सिंपल मैट्रिक्स की भाषा में समझें तो आप ऐसा समझिए कि एक मैट्रिक्स जो आप बनाएंगी, डीपी नाम से मान लीजिए बनाया, तो आपने कहा कि इसकी साइज़ होगी n+1 और c+1। हालांकि मैं मैट्रिक्स नहीं बनाऊंगा, मैं मैट्रिक्स की जगह यहाँ पर वेक्टर बनाऊंगा। तो हालांकि बात वही होगी, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ n+1 और c+1। तो इसका मतलब कि जितनी भी हमारी टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे उससे एक ज़्यादा और जितनी भी हमारी कैपेसिटी होगी उससे एक ज़्यादा, इसकी हमारी एक डीपी मैट्रिक्स बनेगी। फिर इस डीपी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, इस डीपी मैट्रिक्स को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे एक ऐसी वैल्यू से जो रिजल्ट का पार्ट ना हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मिनिमम भी प्रॉफिट होगा तो 0 होगा, माइनस में तो प्रॉफिट जाएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर हम -1 से इसको इनिशियलाइज कर दें, अगर हम अपने डीपी एरे को -1 से इनिशियलाइज कर दें तो इसका मतलब होगा कि इसके अंदर हमें मतलब -1 से अगर हम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -1 रिजल्ट का पार्ट नहीं है। तो डीपी एरे में जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी n क्रॉस जो भी हमारी n+1 c+1 साइज़ की, इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर हम लोग क्या भर देंगे, इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर हम लोग भर देंगे क्या, जो भी मान लीजिए, अभी तो मैंने कुछ साइज़ यहाँ पे दिया भी नहीं है, पूरे मैट्रिक्स के अंदर हम लोग -1 भर देंगे। ठीक है, इसको आप जैसे भी करके इसको आपको भर देना है। जब पूरे मैट्रिक्स में -1 भर देंगे तो आपको क्या करेंगे, आप फंक्शन जब कॉल करेंगे तो फंक्शन के साथ इस आप डीपी मैट्रिक्स को भी पास करेंगे। मतलब अगर आपने किया तो यहाँ पर फंक्शन के साथ में आपको डीपी मैट्रिक्स को भी पास करना पड़ेगा। अब डीपी मैट्रिक्स है कि वेक्टर है ये अलग बात है, ये हम लोग अभी समझ लेंगे, बस कंसेप्ट को समझिए। आपको यहाँ पर डीपी मैट्रिक्स को पास करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे कहना पड़ेगा कि क्या, देखिए अगर कभी भी रिजल्ट की वैल्यू -1 है, मतलब किसी भी लोकेशन की वैल्यू -1 है, इसका मतलब रिजल्ट कैलकुलेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम जब भी यहाँ पर चेक करेंगे, मतलब जब भी यहाँ नई वैल्यू कैलकुलेट होने से पहले, नई वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम पूछेंगे इस जगह पे कि क्या, इस जगह पे क्या डीपी ऑफ n-1, ठीक है, डीपी ऑफ n क्रॉस c इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, मतलब जो डीपी ऑफ n क्रॉस c, मतलब ये तो बेस कंडीशन तो एज इट इज रहेगी, बेस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। बेस कंडीशन के बाद हम पूछेंगे क्या पहले से वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है क्या।
अगर उस लोकेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है तो दोबारा हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब डी ऑफ एन क्रॉस सी, मतलब डी ऑफ एन क्रॉस सी की वैल्यू जो एन और सी हमारे पास है, तो क्या है पहले से कैलकुलेट हो चुकी है क्या। अगर नहीं हुई है तो क्या होगा, -1 होगा। और अगर हुई रही होगी तो इसका मतलब अदर देन -1 होगा। तो वही मैंने पूछा क्या -1 नहीं है क्या, और अगर -1 नहीं है इसका मतलब कैलकुलेट हो चुकी है, और कैलकुलेट हो चुकी है तो क्या करो, इसी को तुम रिटर्न कर दो डी ऑफ क्या एन क्रॉस सी को रिटर्न कर दो आप। ठीक है, एन क्रॉस सी को आपने रिटर्न कर दिया। अब अदरवाइज ये तो मेन बात होगी कि आपकी कैलकुलेट नहीं हुई है तो, ठीक है, सॉरी कैलकुलेट हो गई है तो, और नहीं हुई है तो सिंपल यहाँ पे आप क्या कर दो, रिटर्न तो लिखना, रिटर्न के बाद क्या कर दो, यहाँ पे आप कर दो रिटर्न डी ऑफ एन क्रॉस सी यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या कर दो, इसको भी जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा उसको भी कहाँ डाल दो, डी ऑफ एन क्रॉस सी के अंदर रिजल्ट को डाल दो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कैलकुलेट करेगा वो उस लोकेशन पे वैल्यू को अपडेट कर देगा, और ये जो ये कैलकुलेट करेगा उस लोकेशन पे वैल्यू को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेमोराइजेशन में सिर्फ एक चीज़ बदली है, क्या, हम चेक कर रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो रिज़ल्ट है अगर वो नहीं कैलकुलेटेड है तो हमारा रिकर्जन उसको कैलकुलेट करे। लेकिन अगर पहले से कैलकुलेटेड है तो दोबारा कैलकुलेट करने के बाद उस रिजल्ट को हमको दे दे। अगर इस चीज़ को अगर आप प्रोग्रामिंग की भाषा में समझना चाहते हैं तो आइए हम लोग फिर से इसको करके देख लिया जाए यहाँ पर। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। मैंने आपको बताया था, ये आपको पता ही है कि हमारे पास ये नैपसैक प्रॉब्लम है। ऑलरेडी मैं इस नैपसैक को उससे सॉल्व कर चुका हूँ, रिकर्जन से सॉल्व कर चुका हूँ। प्रॉब्लम आपको पता ही है, मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम को मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हमारे पास दिया क्या गया है, एक नंबर ऑफ़ एलिमेंट, हमारे पास कैपेसिटी नंबर ऑफ़ एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, और मैंने इसको सॉल्व किया था किससे, मैं फिर से रिकमेंड करूँगा बार बार कि इसको आप रिकर्जन से एक बार जो मेरा पिछला सोल्यूशन है उसको आप देख कर तभी आप यहाँ पे आइए। अगर आप सीधा यहाँ पे आएंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि हमने यहाँ पे क्या लिया, कैपेसिटी को ले लिया, यहाँ पे एन को ले लिया, यहाँ पे वेट एरे को ले लिया, वैल्यू एरे को ले लिया, और फिर यहाँ पे हमने वेट एरे को मांगा, वैल्यू एरे को मांगा। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना ये है कि यहाँ पर हमको इसको मैं एडिटर में खोल लूँ, हमको यहाँ पर एक क्या करना है, एक हमको क्रिएट करना है डीपी एरे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर ऑफ वेक्टर होगा, चूँकि डबल डायमेंशन होना है तो INT यहाँ पे आपने मान लीजिए इसका नाम क्या दे दिया आपने, इसका नाम दिया आपने DP, और इसकी साइज़ क्या बनेगी n+1 कामा वेक्टर, ये भी इंटीजर टाइप का होगा, और इसकी साइज़ क्या होगी, इसकी साइज़ होगी C+1, और पूरे में -1 चला जाए तो ये मैंने कहा भाई पूरे में चला जाए क्या, -1। इस तरीके से एक डबल डायमेंशन एरे बन जाएगा। ठीक है, जब डबल डायमेंशन एरे बन जाएगा तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें नैपसैक के साथ में आप इसको कहेंगे कि वेट एरे, वैल्यू एरे, सी और एन के साथ में क्या लेके जाओ, डीपी एरे को भी लेकर के चले जाओ। ठीक है, तो अब जब डीपी एरे को भी लेकर के चले जाओ तो अब यहाँ पे आइए इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमने सिंपल एक डीपी एरे बनाया, उसको पूरा इनिशियलाइज कर दिया किससे, -1 से, और डीपी एरे को हमने यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया, डीपी एरे को पास कर दिया। डीपी एरे को पास करने का मतलब क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर है, ये इंटीजर है, तो ये मैंने कहा कि ये डीपी एरे हमारा यहाँ पास हो गया। अब यहाँ पे बस वही चीज़ आपको चेक करनी है कि यदि आप कह सकते हैं एल्स इफ़, अगर डीपी ऑफ एन क्रॉस सी नॉट इक्वल टू -1, तो हमने कहा भैया अगर रिजल्ट पहले से कैलकुलेटेड है तो उस रिजल्ट को क्या करो, सिंपल रिटर्न कर दो। डीपी ऑफ क्या कर दिया आपने, डीपी ऑफ एन क्रॉस सी को आपने रिटर्न कर दिया। और अगर नहीं कैलकुलेटेड है तो हमने कहा भाई रिकर्सिव कॉल हो लेकिन ये कैलकुलेट भी कर दे साथ में साथ, वो जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट को यहाँ पर स्टोर कर दे, है ना। तो यहाँ पर भी यही कर दीजिए, यहाँ पे आप कर दीजिए डीपी ऑफ एन क्रॉस सी, तो इस रिज़ल्ट को यहाँ पर ला करके क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये आपने जो किया आपने, यही मेन पार्ट है कि अगर रिज़ल्ट पहले से कैलकुलेटेड है तो उसको दोबारा कैलकुलेट करने के बजाय उस रिज़ल्ट को वापस कर दो, जो हम लोग मेमोराइजेशन में सीखते थे। अब चाहें तो इसे आप सबमिट करके एक बार देख लें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, चूँकि यहाँ पर मैंने डीपी तो पास कर दिया लेकिन बाकी कॉल में मैंने डीपी पास नहीं किया, इस वजह से गुस्सा है।
तो आप यहाँ पे डीपी को फिर से यहाँ भी पास करें, जहाँ जहाँ रिकर्सिव कॉल है वहाँ हर जगह डीपी आपको पास करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपने डीपी को पास कर दिया और अब आप देखें, मेरे ख्याल से अब तो हो जाना चाहिए भाई, अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं टेस्ट केस हमारा पास हो गया। तो ये है हमारा क्या है, ये है हमारा मेमोराइजेशन सलूशन। और आपको बात समझ में आई होगी। मेरी यही रिकमेंडेशन आपसे है कि इसको करने के लिए आप ज़रूरी है कि पहले मेरी पीछे वाली वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।